मैंने अहमद अली के पास से बरामद होने वाली फाइलों और दीगर कागजात का थैला एक ब्रीफ केस में रख लिया था। वो ब्रीफ केस इस वक्त मेरे हाथ में था। ग्लोरिया मुझसे चंद कदम के फासले पर लेटी हुई थी, मगर कॉरिडोर में इतनी रोशनी थी कि मेरी नकलो हरकत बहुत आसानी से देखी जा सकती थी। कॉरिडोर के दोनों सिरों पर तेज़ रोशनी वाले बल्ब रोशन थे। मैंने रिवॉल्वर निकाला और निशाना लेकर बारी बारी दोनों बल्ब तोड़ दिए। फ़ौरन ही कॉरिडोर में तारीकी छा गई। मैं सीने के बल रेंगता हुआ तेज़ी से ग्लोरिया की तरफ बढ़ा और बोला, तुम ये ब्रीफ केस लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं इन लोगों को उलझाए रखूँगा और बाद में तुमसे आ मिलूँगा। मगर मैं जाऊँगी कहाँ? ग्लोरिया ने कहा, हमारा होटल भी दुश्मनों की नज़र में है। तुम यहाँ से बाबा सही के बंगले पर चली जाओ, मैं अभी बाद में वहीं आ जाऊँगा। अचानक कई फायर एक साथ हुए। मैंने हिजान खेज़ लहजे में ग्लोरिया से कहा, सोचने का वक्त नहीं है, ये ब्रीफ केस लेकर यहाँ से निकल जाओ। इस ब्रीफ केस में इतनी अहम सबूत हैं कि हम इनके ज़रिए न सिर्फ अहमद अली बल्कि कई और मुअज़्ज़ज़ लोगों को भी बेनकाब कर सकते हैं। अचानक मेन गेट की तरफ से ऐसी आवाज़ें आईं जैसे कई आदमी अंदर की तरफ कूद रहे हों। मैंने यूं ही अंधाधुंध गेट की तरफ 2-3 फायर कर दिए। फिर दिलावर ने भी मेरी तकलीद में राइफल से 2 फायर किए। इससे इतना फ़र्क पड़ा कि हमलावरों की पेशकदमी रुक गई। ग्लोरिया अंधेरे में रेंगती हुई बंगले की पुश्त की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर बाद इसका हेौला नज़रों से ओझल हो गया। मैंने हमलावरों को उलझाने के लिए कई फायर एक साथ झोंक दिए और तेज़ी से अपनी जगह तब्दील कर ली। दिलावर भी मुसलसल फायर कर रहा था और हर फायर के बाद फुर्ती से अपनी जगह बदल लेता था। वो हर तरह से तरबियत याफ्ता और लड़ने भिड़ने के फ़न में ताक था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि ग्लोरिया को निकलने का मौका मिल जाए। चंद लम्हों के लिए वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हमलावरों को भी शायद एहसास हो गया था कि वो एमुनेशन ज़ाया कर रहे हैं। अचानक सन्नाटे में किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ, फिर गाड़ी स्क्रैचिंग करती हुई वहाँ से रवाना हो गई। मैंने सुकून का तवील सांस लिया। ये ग्लोरिया का मखसूस अंदाज था। वो जब भी उजलत में होती थी गाड़ी को स्क्रैचिंग करके आगे बढ़ाती थी। कोई गेट की तरफ से चीख कर बोला, पकड़ो, देखो वो निकल गया। मैंने आवाज़ पर निशाना लेकर फायर कर दिया। दूसरे ही लम्हे कोई अज़ियतनाक अंदाज में कराहा और बाहर से फिर धुआंधार फायरिंग होने लगी। मैं खिसकता हुआ दिलावर के नज़दीक पहुंचा और इससे कहा, अब तुम भी यहाँ से निकल जाओ, मैं इन लोगों को रोकता हूँ, मगर आप मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बाद में निकल आऊँगा। फिर मैंने इससे पूछा, तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? इसने हंस कर कहा, मेरा रिवॉल्वर तो आपने पहले ही निकाल लिया था। अच्छा, ये रिवॉल्वर लो और राइफ़ल मुझे दे दो। मैंने जेब से दूसरा रिवॉल्वर निकाल कर इसे दिया। मुझे अभी राइफ़ल की ज़रूरत पड़ेगी। मुझसे मिलना हो तो आप ली मार्केट के दरबार होटल पर आ जाएँ। वहाँ किसी से भी मेरे बारे में पूछेंगे तो वो आपको मेरे पास पहुँचा देगा। ये कहकर दिलावर ने राइफ़ल मुझे पकड़ाई और ख़ुद अंधेरे में इसी तरफ रेंग गया जिधर ग्लोरिया गई थी। अभी इसका धुंधला सा हेौला मेरी नज़रों से ओझल हुआ ही था कि अचानक पूरा लॉन रोशनी में नहा गया। बंगले की बाउंड्री वॉल पर गेट के नज़दीक बरामदे के सिरों पर हर तरफ बावर्दी फौजी खड़े थे। बस कामरान, अचानक एक आवाज़ आई, मुकाबला करोगे तो मारे जाओगे, इसीलिए ख़ुद को कानून के हवाले कर दूँ। आवाज़ शायद इनके किसी ऑफिसर की थी। मैंने राइफ़ल फेंकी और दोनों हाथ उठाकर खड़ा हो गया। चंद फौजी जवान राइफ़ल्स ताने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगे। अभी वो लोग मुझसे चंद कदम के फासले पर थे कि मेरी पुश्त की जानिब से कोई राइफ़ल गरजी और वो सर्च लाइट नकारा हो गई, जिसकी वजह से लॉन में दिन निकल आया। मैं फुर्ती से ज़मीन पर लेटा और कलाबाजियाँ खाता हुआ डमडम की इस बाड़ की तरफ चला गया जिधर दिलावर और ग्लोरिया गए थे। लॉन में कई टॉर्चें रोशन हो गई। मुझे ये तो अंदाज़ा था कि सर्च लाइट को निशाना बनाने वाला मेरा हमदर्द है, मगर साथ साथ मुझे ये ख़तरा भी था कि वो हमदर्द किसी आर्मी वाले को नुकसान न पहुँचा दे। फिर मुझे ग्लोरिया की सरगोशी सुनाई दी, इधर आ जाओ कामरान, जल्दी निकलो। मैंने उल्टी कलाबाजी खाई और फुर्ती से इसके साथ निकल गया। बाहर पुलिस की एक मोबाइल खड़ी थी। मैं मोबाइल देखकर ठटका तो ग्लोरिया ने सरगोशी की, चले आओ, ये मोबाइल मैं लाई हूँ, इसका ड्राइवर अंदर बेसुध पड़ा है। मैं मोबाइल के पिछले हिस्से में लेट गया। ग्लोरिया ने गाड़ी इत्मीनान से निकाली और रोड पर आते ही पूरी रफ्तार से दौड़ाने लगी। कुछ दूर जाकर इसने ब्रेक लगाए और बोली, अब बाहर निकल आओ कामरान, यहाँ से हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। मगर हम जाएंगे कहाँ? मैंने पूछा। क्या दिलावर की तरफ चलें? अभी इस पर इस हद तक एतमाद करना मुनासिब नहीं है। ये कहकर ग्लोरिया खामोश हो गई। फिर हम एक स्याह टोयोटा क्राउन में सवार हो गए। ग्लोरिया ने स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी एक मरतबा फिर रवाना हो गई। मैं यहाँ तक पहुँची तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं पुलिस की मोबाइल वैन खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं गाड़ी रोककर इसके नज़दीक पहुँची और लम्हों में इसे नॉकआउट कर दिया। मैं हूँ हाँ में इसका जवाब देता रहा। मेरा जहन इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौक़े आते हैं कि इसका जहन माऊफ होकर रह जाता है। हर तरफ तारीकी सी छा जाती है और रास्ते का सुराग नहीं मिलता। यही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। मेरा जहन भी माऊफ होकर रह गया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अब तक किसी पर ज़मीन तंग होने का सिर्फ मुहावरा सुना था, मगर मुझ पर ज़मीन वाकई तंग हो गई थी। और जब किसी पर ज़मीन तंग हो जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या तो ज़िल्लत और गुमनामी की बदतरीन मौत कबूल कर ली जाए या फिर मर्दाना वार हालात का मुकाबला करते हुए जान दी जाए। मौत हर 2 सूरतों में मुकद्दर होती है।
मैंने सोचा जब मरना ही ठहरा तो फिर बेबसी की मौत क्यों मरा जाए। बेदर पे हालात ने मुझे इतने थपेड़े मारे थे कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मायूसी की कैफियत में मुब्तला हो गया था। मैं ख़ुद को बहुत मामला फ़हम समझता था, मगर मेरी सारी मामला फ़हमी और यारी धरी की धरी रह गई। मैं अपने ही लोगों की बिछाए हुए जाल में कितनी आसानी से फंस गया था। शायद मुझे मुल्क के एक मुक़तदर इदारे से इस किस्म की तवक्का नहीं थी, इसलिए ना सिर्फ मैं खुद आंखें बंद करके यहाँ चला आया था, बल्कि अपने जानिसार साथियों की ज़िंदगी भी दाव पर लगा दी थी। मुझे बहुत गम था कि दुनिया की मुख्तलिफ खुफिया एजेंसीज़ आज तक मेरी गर्द को भी नहीं पा सकी थी, और हकीकत भी यही थी। मगर इस दफ़ा मैंने तो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। मुझे तैमूर की भी फिक्र थी, वो बेचारा ज़ख्मी हालत में पड़ा था और इसे नुकसान पहुँचाना बहुत आसान था। कर्नल को इसके ठिकाने का भी इल्म था, वो इसे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकता था। कि सोच में गुम हो कामरान ग्लोरिया की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने जल्दी से कहा। मैं इससे भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि वो मेरे वतन के ज़िम्मेदारों के बारे में क्या सोच रही होगी। इतनी देर से खिलाओं में तक रहे हो? ग्लोरिया हंस कर बोली। और कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं सोच रहा था? फिर वो संजीदा होकर बोली, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत टेंशन में मुब्तला हो। कुछ दिन के लिए सारी सरगर्मियाँ बंद कर दो और सिर्फ आराम करो। आराम? मैंने खोखला सा कहका लगाया कि हमारी ज़िंदगी में इस अयाशी की गुंजाइश है। मेरा लहजा गैर इरादी तौर पर तलख हो गया। हाँ है, ग्लोरिया ने जवाब दिया। जब ही तुम्हें कह भी रही हूँ। ग्लोरिया खानम, तुम शायद भूल गई कि हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, जहाँ के दरो दीवार तक मेरे लिए अजनबी हो गए हैं। हमारे गिर्द घेरा आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रहा है और इस वक्त भी हम हालत फ़रार में हैं। ग्लोरिया ने बेख्तियार कहका लगाया, फिर हंसती चली गई। मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया है, मैं भुन्ना कर बोला। सामने देखकर ड्राइविंग करो, वरना हम कब्र इस वक्त ही आलम बाला में पहुँच जाएंगे। तुम्हारी अकल खबत हो गई है शायद, ग्लोरिया ने कहा। हमारे पास अब भी कई ठिकाने हैं जहाँ हम कुछ दिन आराम कर सकते हैं। अगर तुम ज़हन पर जोर देते तो शायद तुम्हें भी कोई पुराना ठिकाना याद आ जाता, मगर तुम अपना जहन शायद इंडिया में ही छोड़ आए हो। फौरी तौर पर मुझे एक शख्स याद आया है और वह हर तरह से काबिल एतबार है, मगर इससे पहले तो तुम खुद भी किसी पनागा की तलाश में परेशान हो रही थी। मैंने हैरत से इसे देखा। हाँ, मुझे पहले खुद भी इस शख्स का ध्यान नहीं आया था। कभी कभी बिल्कुल सामने की बात भी याद नहीं रहती। ज़रा इसका जोग्राफिया मुझे भी बताओ, मैंने कहा। क्या वो मुझे जानता है? मैं जब पहली दफ़ा यहाँ आई थी तो कदम जमाने के लिए इसने ज़ेरे ज़मीन दुनिया के 2-3 आदमियों को अपने साथ मिला लिया था। इस वक्त शायद तुम भी सिंडिकेट के एक अदना कारकुन थे, इसलिए तुमसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने इन्हीं में से एक को मुकामी सरबराह भी बना दिया था, जो बाद में तुम्हारी ही खून का प्यासा हो गया था और मेरे हाथ मारा गया। मैंने तंजिया लहजे में कहा। तंज करने की ज़रूरत नहीं, ग्लोरिया बिगड़ कर बोली। तैमूर भी तो इन्हीं लोगों में से एक है। हर शख्स एक सा नहीं होता। अच्छा, मैंने जल्दी से कहा। तो मुझे इस हमदर्द के बारे में बता रही हो? कादिर बख्श को शायद तुम भी जानते हो, ग्लोरिया ने विंडो स्क्रीन पर नजरें जमाते हुए कहा। कादिर बख्श? मैंने ज़ेरे लब दोहराया और जहन पर जोर देने लगा। फिर अचानक मुझे याद आ गया, वो कादिर बख्श तो नहीं जो लियारी में जुए के अड्डे चलाता था, जिसने शराब की भट्टियाँ लगा रखी थी। शुक्र है अभी तुम्हारी यादाश्त बिल्कुल चौपट नहीं हुई, ग्लोरिया ने हंसकर कहा। हाँ, वही कादिर बख्श। बाद में मुझे मशीकी बईद की तरफ भेज दिया गया, इसलिए मुझे कादिर बख्श की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर मुकामी सरबराह ने अपने तौर पर यहाँ कदम जमाए तो कादिर बख्श को बिल्कुल भुला दिया गया। बाद में भी कादिर बख्श से सरसरी मुलाकात हुई। वो अब भी मेरे आने पर इतना ही एहतराम करता है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो आदमी नहायत खरा है, वैसे भी जीदार आदमी है और ज़ुबान का धनी है। मैं फिर चौंक कर बोला, मगर डिफेंस से लियारी का फासला इतना तो नहीं है। हम मुसलसल 2 घंटे से चल रहे थे। ग्लोरिया फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर तुम्हारे जहन का यही हाल रहा तो बहुत जल्द धर लिए जाएंगे। अगर तुम हाजिर दिमागी से काम लेते तो ऐसा अहमकाना सवाल न करते। मैं गाड़ी को यूं ही बिला मकसद घुमा रही थी और किसी ऐसे ठिकाने के बारे में सोच रही थी जहाँ हम चंद दिन सुकून से गुजार सकें। मैंने शीशे से बाहर देखा, गाड़ी इस वक्त लियारी के इलाके में दाखिल हो चुकी थी। दूर से मुझे एक जगह रोशनी दिखाई दी, वरना तो पूरा इलाका ही तारीकी में डूबा हुआ था। ग्लोरिया भी इसी रोशनी की तरफ जा रही थी। नज़दीक पहुंचने पर रिकॉर्डिंग की तेज़ आवाज़ कानों से टकराई। वो कोई होटल था। मुझे हैरत थी कि रात की इस पहर न सिर्फ होटल में रौनक थी, बल्कि इंतहाई समाखराश रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। ग्लोरिया ने गाड़ी इस होटल के सामने रोक दी। होटल में बैठे हुए लोग गर्दन घुमाकर गाड़ी की तरफ देखने लगे। काउंटर पर बैठा हुआ शख्स चीते की तरह चौकन्ना हो गया और 2 आदमी गैर महसूस तरीके पर इस अंदाज में खड़े हो गए कि कोई गड़बड़ हो तो इसका सद्जवाब कर सकें। वो मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद का इलाका था। वो लोग तो अपने साये से भी भड़कते थे। ऐसे इलाके में कोई धमकती हुई शानदार गाड़ी पहुंच जाए तो इनका रद्द-ए-अमल कुछ भी हो सकता था। मैंने दबी आवाज़ में ग्लोरिया से कहा, यहाँ आना था तो गाड़ी कुछ फासले पर अंधेरे में छोड़ देती, इस तरह हमारे लिए मज़ीद दुश्वारियाँ खड़ी हो जाती। ग्लोरिया ने भी आहिस्ता से जवाब दिया। वो ठीक कह रही थी। गाड़ी कहीं भी होती, कादिर बख्श के आदमियों की नज़र में आ जाती, फिर शायद हम लोग उतरते ही धर लिए जाते। वहाँ अचानक सब कुछ गोया साबित हो गया था। रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी। लोग अपनी बातें छोड़कर गाड़ी की तरफ मुतवज्जा थे। इन्हें पहला ख्याल यही
होगा कि गाड़ी में पुलिस का कोई अफसर है। ग्लोरिया ने इंजन बंद किया और गाड़ी से नीचे उतर आई। मैं भी गाड़ी से बाहर आ गया। ग्लोरिया को देखकर वो सब पुरसुकून हो गए। फिर एक आदमी तेजी से आगे आया और टूटी फूटी इंग्लिश में बोला, आशीष मैडम। ग्लोरिया ने नफ़ी से गर्दन हिलाई और बावकार और तहुकमाना अंदाज में कहा, मुझे फौरी तौर पर कादर बख्श से मिलना है। इस शख्स ने उल्लुओं की तरह आंखें घुमाई और फिर सर घुमाकर काउंटर वाले से बोला, अरे हम लोगों की समझ में तो कुछ आया नहीं, ये पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोलता है, बस दादा का नाम ही समझा है। मैंने आगे बढ़कर इसकी मुश्किल हल कर दी। हम लोगों को कादर बख्श से मिलना है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर उर्दू में कहा। इसने चौंक कर मुझे देखा, फिर बोला, अरे काम बोलो बाबा, अभी इस टाइम दादा सोया होगा। माल चाहिए तो हमको बोलो, दादा को किस वास्ते परेशान करता है। मैंने कहा ना कि हमें अभी और इसी वक्त कादर बख्श से मिलना है। अगर तुमने देर की तो सुबह वो तुम्हारी खाल खींच के इसमें भस भरवा देगा। इसको इस टाइम नींद से जगाया तो वो हम लोगों की खाल अभी खींच लेगा। वो शख्स आहिस्ता से बोला, अभी वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इससे कहना कि मैडम ग्लोरिया इससे मिलना चाहती हैं। मैंने कहा। मेरी बात सुनते ही काउंटर के पीछे बैठा हुआ शख्स उछलकर बाहर आ गया और ग्लोरिया को हैरत से देखने के बाद मुझसे बोला, ये मैडम ग्लोरिया है। फिर वो दूसरे शख्स से मुखातिब हुआ, अरे ओ कासू, जल्दी से दादा की तरफ जा, तू मैडम को नहीं जानता मगर हम जानता है। अरे जल्दी से शक्ल गुम कर इधर से। इसने कासू को बाहर की तरफ धकेला। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, आप बैठो साहब, मैडम को भी इधर ले आओ। इसने कोने में पड़ी हुई एक मेज़ की तरफ इशारा किया। वहाँ दो आदमी बैठे थे। वो फुर्ती से उठ के दूसरी मेज़ पर चले गए। हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। मैंने नरम लहजे में कहा, तुम ऐसा करो, ज़रा अच्छी सी चाय पिला दो। और ये रिकॉर्डिंग क्यों बंद कर दी? ठीक है आप बैठो साहब, हम अभी चाय भिजवाता है। मैंने ग्लोरिया से गाड़ी में बैठने को कहा, फिर खुद भी गाड़ी में जा बैठा। थोड़ी देर बाद एक लड़का साफ़ सुथरी प्यालियों में गर्मा गर्म चाय ले आया। इसके साथ बिस्कुट भी थे। हमने चाय के कप लेकर बिस्कुट वापस कर दिए। लोग अब भी वक्फे वक्फे से गाड़ी की तरफ देख रहे थे, मगर अब वो खौफज़दा नहीं थे बल्कि तजस्सुस में मुब्तला थे। हमने चाय ख़त्म भी नहीं की थी कि कासू लौट आया। इसके पीछे बोस्की की शलवार कमीज़ में कादर बख्श भी था। वो दरमियानी कादर घुटे हुए मजबूत वर्जिशी जिस्म का मालिक था। चेहरे की रंगत स्याही माइल थी और बाल आम मकरानियों की तरह घुंघराले थे। इसे देखकर हम दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। ग्लोरिया को देखते ही वो मुअद्दब लहजे में बोला, आपने क्यों ज़हमत की मैडम, मुझे तलब कर लिया होता है। मैं आपके लिए तो आज भी वही कादर बख्श हूँ। वो रुक रुक कर बोल रहा था, मगर हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इसकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर थी। तुम तो वही कादर बख्श हो, मगर मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ। ग्लोरिया ने आहिस्ता से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है कादर बख्श। आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है मैडम। मैंने आपका नमक खाया है और बलोच नमक हराम नहीं होते। आपके तो वैसे भी बहुत एहसान है। फिर वो चौंक कर बोला, आप घर तो चले, मैं भी कितना अहमक हूँ, सारी बातें यही खड़े खड़े कर रहा हूँ, गाड़ी भी इसी तरफ ले चलें। फिर वो कासू से बलोची ज़ुबान में कुछ बोला। इसने इस बात में गर्दन हिला दी। कादर बख्श फिर ग्लोरिया से मुखातिब हुआ, आप कासू के साथ आइए, मैं अभी आ रहा हूँ। कासू गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया और ग्लोरिया की रहनुमाई करने लगा। कादर बख्श के आने से पूरे इलाके में खलबली सी मच गई थी। रात के इस पहर भी ना जाने कहां से लोग सड़क पर निकल आए थे। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इसमें बेशतर कादर बख्श के गार्ड थे, क्योंकि इनके शानों पर राइफलें नज़र आ रही थीं। मुझे हैरत भी हो रही थी कि मार्शल लॉ की हुकूमत होने के बावजूद वो लोग यूं खुलेआम असला लिए घूम रहे थे। जल्द ही गाड़ी एक वसी और रीज़ आइनी गेट के सामने जा खड़ी हुई। गेट जल्दी ही खुल गया। यकीनन अंदर मौजूद लोगों को गेट खोलने की हिदायत मिल चुकी थी। कासू के इशारे पर ग्लोरिया गाड़ी अंदर ले गई। वो खासा वसीओ अरीज़ अहाता था। वहाँ दो ट्रक और एक टोयोटा जीप पहले से मौजूद थी। कुछ फासले पर दो मंजिला इमारत थी। कादर बख्श पहले से हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ा था। अहाते के मुख्तलिफ गोशों में मुसल्लम हाफिज थे। ग्लोरिया ने सरसरी अंदाज में इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, फिर आहिस्ता से बोली, कादर बख्श ने तो अपने कदम खूब जमा लिए हैं। थोड़ी देर बाद हम कादर बख्श के पुरतकल्लुफ़ ड्राइंग रूम में बैठते ही कॉफ़ी पी रहे थे। कादर बख्श बिछा जा रहा था। लगता था कि वो ग्लोरिया से बहुत ज़्यादा मरूब है। मेरी तरफ इसने एक दफ़ा भी नहीं देखा था। अब बताइए आपको क्या परेशानी है? कादर बख्श ग्लोरिया से मुखातिब हुआ। परेशानी? ग्लोरिया ने कहा, परेशानियां हैं, पुलिस और दूसरी खुफिया एजेंसीज के साथ साथ अपने लोग भी दुश्मन हो रहे हैं। फिर इसने मेरी तरफ इशारा किया, ये कामरान है। मैं जानता हूँ मैडम, कादर बख्श ने कहा, मैं पहले भी इनसे मिल चुका हूँ। इसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उन्होंने तो बहुत नाम कमाया है, अखबारों ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, मगर एक बात तुम नहीं जानते हो। ग्लोरिया ने कहा, इन्हें धोखे से यहाँ बुलाया गया है और अब हुकूमत इन्हें गिरफ्तार करने के दर पे है। कादर बख्श घबरा कर खड़ा हो गया। खुफिया एजेंसियों के लोग इनका पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ गए होंगे। अगर तुम खौफजदा हो तो हम यहाँ से चले जाते हैं। ग्लोरिया के लहजे में तंज था। खौफजदा? कादर बख्श ने कहा। कादर बख्श और खौफजदा? नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मुझे तो ये परेशानी है कि अगर कोई वाकई आपका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया तो इसका कोई माकूल बंदोबस्त करना चाहिए। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ। इसके जाने के बाद मैंने ग्लोरिया से कहा, कहीं हमें डबल क्रॉस न करे। मैंने सिर्फ अपना खदशा जाहिर कर लिया था। मुझे यकीन था कि कादर बख्श ऐसा नहीं करेगा।
लगा, ज़ेरे ज़मीन दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अमूमन ऐसा नहीं करते। मुझे उम्मीद तो नहीं, ग्लोरिया ने कहा, कि कादिर बख्श ऐसा करेगा। इसने काफ़ी अरसे मेरे साथ काम किया है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। इसी वक्त कादिर बख्श वापस आ गया और बोला, मैंने आदमियों को भेज दिया है, आसपास कोई मशकूक आदमी हो तो इससे निमट लेंगे। फिर वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, मैंने आप लोगों के लिए कमरे भी खुलवा दिए हैं, आराम करें, सुबह बात होगी। 1 मिनट ग्लोरिया कुछ सोचते हुए खड़ी हो गई। हमारा एक साथी ज़ख्मी है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे भी यहीं ले आता हूँ। कादिर बख्श ने कहा, मुझे बताइए वो कहाँ है? वो कभी तुम्हारे साथ नहीं आएगा, ग्लोरिया ने कहा। वो इस वक्त अपने साये से भी भड़क रहा होगा। फिर जैसे आप कहें, कादिर बख्श ने कहा। मेरा ख्याल है कि मैं चला जाऊँ, मैंने कहा। नहीं कामरान, ग्लोरिया ने नफ़ी से सर हिलाते हुए कहा, वहाँ जाने में तुम्हारे लिए ज़्यादा ख़तरा है। कुछ लोगों को इस जगह का इल्म भी है, इस बात का इम्कान है कि वो लोग तुम्हारी ताक में बैठे हों। मैं कादिर बख्श के साथ वहाँ चली जाऊँगी, मगर तुम्हें तो इस जगह का इल्म नहीं। मैंने कहा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोरिया हंस कर बोली। तुम जानते हो ना, तुम मुझे रास्ता समझा दो। आखिर ग्लोरिया के इसरार पर मैंने इसे अच्छी तरह वहाँ का पता समझा दिया। वो तो इसी वक्त जाना चाह रही थी, मगर मैंने इसे रोक लिया। सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं है। मैंने इसे कहा कि तुम यहाँ से 1 घंटे बाद निकलना। कादिर बख्श के इलाके पर वैसे भी पुलिस की नज़र थी, क्योंकि वो इलाका जराइम का गढ़ था। मैं और ग्लोरिया बातें करते रहे। इसने कादिर बख्श से कहा था कि इस वक्त तक तुम अपनी नींद पूरी कर लो। इस दौरान में मैंने 2 दफ़ा कॉफ़ी पी ली। मुसलसल बेख्वाबी और भागदौड़ से मेरा जिस्म टूट रहा था, मगर नींद नहीं आ रही थी। बस जहन बिल्कुल खाली होकर रह गया था। एक मुलाजिम नुमा शख्स कॉफ़ी के बर्तन उठाने आया तो ग्लोरिया ने इससे पूछा, कादिर बख्श कहाँ है? दादा कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, इसने जवाब दिया। तुम्हें कैसे मालूम कि वो कहीं जा रहा है? मैंने पूछा। इसने अक्कू और फैज़ी को बुलाया है। दादा जब किसी ख़तरनाक काम पर जाता है तो इन्हीं दोनों को साथ लेकर जाता है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैंने इसे कहा। वो खाली बर्तन उठाकर चला गया। थोड़ी देर बाद कादिर बख्श नमूदार हुआ। वो अब भी शलवार कमीज़ ही में मलबूस था, मगर एक कोट का इजाफा भी हो गया था। इसने ग्लोरिया से कहा, मैं तैयार हूँ मैडम, मुझे कोई रिवाल्वर दे दो। ग्लोरिया ने उठते हुए कहा, साइलेंसर भी फिट हो तो अच्छा है। कादिर बख्श ने एक आदमी को साइलेंसर वाला पिस्तौल लाने को कहा। चंद मिनट बाद एक आदमी बेहतरीन किस्म का माउजर लेकर आ गया। ग्लोरिया ने रिवॉल्वर को उलट पलट कर देखा, इसका चैम्बर चेक किया और मुतमईन होकर इसे अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में रख लिया। इन लोगों की रवानगी के बाद एक मुलाजिम से मालूम करके मैं कमरे में चला गया। कमरा खासा कुशादा था। वहाँ एक किंग साइज डबल बेड और 2 कुर्सियाँ रखी थी। मैं जूते उतार कर बिस्तर में घुस गया और देर तक करवटें बदलता रहा। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। नींद में भी मुझे तैमूर और ग्लोरिया ही का ख्याल था। ग्लोरिया गाड़ी में जा रही थी, इसके साथ तैमूर भी था। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। अचानक पुलिस की एक मोबाइल ने इनका रास्ता रोक लिया। ग्लोरिया ने चीख कर कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो। इंस्पेक्टर हंसने लगा। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो इंस्पेक्टर विनोद पांडे था। ग्लोरिया गाड़ी से उतरी तो विनोद पांडे ने ग्लोरिया के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। ग्लोरिया ने हंसते हुए कहा, अब उठ जाओ विनोद पांडे। मजीद शिद्दत से इसकी खुशामद करने लगा। ग्लोरिया ने ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा, अच्छा अब खड़े हो जाओ, उठो। इसी वक्त मेरी आंखें खुल गईं। सामने ही ग्लोरिया खड़ी थी और मुझसे कह रही थी, अब जल्दी से उठ जाओ, भूख के मारे मेरी हालत तबाह है। मैंने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली, इसमें 2 बजे थे। मैं कुशलमंदी से उठकर बैठ गया और बोला, यह घड़ी शायद ख़राब है। घड़ी ख़राब नहीं है, ग्लोरिया ने कहा, तुम ही 9-10 घंटे तक सोते रहे हो। इस वक्त दिन के 2 बजे हैं। तुम कब आई थी? मैंने उठते हुए पूछा। तैमूर कहाँ है? पहले तुम फ्रेश हो जाओ, फिर बात होगी, ग्लोरिया ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने फुर्ती से शावर लिया और तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। ड्राइंग रूम में कादिर बख्श और ग्लोरिया दोनों मौजूद थे। फ़ौरन ही एक मुलाजिम नाश्ते की ट्रे ले आया। ग्लोरिया खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। मैंने भी कुछ न पूछा और खामोशी से नाश्ता करता रहा। नाश्ते से फारिग होकर चाय पीते हुए मैंने ग्लोरिया से पूछा, मेरा ख्याल है कि अब भूख से तुम्हारी मौत वाक़ई होने का इम्कान नहीं है। बताने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास, ग्लोरिया ने जवाब दिया। हम लोग वहाँ पहुँचे तो तैमूर वहाँ से निकल गया था। तुम्हारा मतलब क्या तैमूर? मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। फिर ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, हो सकता है इसे गिरफ़्तार कर लिया गया हो। मैंने भी इस इम्कान पर गौर किया था। ग्लोरिया ने कहा, मगर इसे गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये बात तुम इतनी वसूख से कैसे कर सकती हो? मैंने कहा, इसकी वजह यह है कि मैंने आसपास के घरों से मालूम कर लिया। वो इलाका ऐसा है कि पड़ोसी एक दूसरे के खांसने और चीखने से भी वाकिफ़ होते हैं। अगर तैमूर को गिरफ़्तार किया जाता तो इन्हें ज़रूर इल्म होता। मोहल्ले में किसी गाड़ी का आना तो बड़ी बात है, साइकिल भी लोगों की नज़रों में रहती है। एक पड़ोसी ने बताया कि सफ़ेद रंग की पुरानी सी कार में 2 आदमी वहाँ आए थे। तैमूर और इसके साथी को वहीं दोनों ले गए। ग्लोरिया ने तवील सांस लिया। मगर इस बात से ये कहाँ साबित होता है कि वो पुलिस वाले नहीं थे? मैंने सर झटक कर कहा। और इससे ये कैसे साबित होता है कि पुलिस वाले ही थे? ग्लोरिया इसी लहजे में बोली, तुमने तो आजकल जहन से काम लेना ही छोड़ दिया है। पूरी बात सुने बगैर ही बहस शुरू कर देते हो। मैंने मजबूती से होंठ भींच लिया और ग्लोरिया को घूरने लगा। मुझे
इस मकान से तैमूर के हाथ का लिखा हुआ ख़त भी मिला है। ख़त पर किसी का नाम नहीं है, मगर इसने तुम्हें मुखातिब किया है। ये कहते हुए ग्लोरिया ने जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज़ निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने इसके हाथ से ख़त लेकर पढ़ा। राइटिंग तैमूर ही की थी। इसने लिखा था, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, हमारे पुराने दोस्त भी यहाँ आ सकते हैं। मुझे इतला मिल गई थी कि अंकल ने तुम्हें धोखा दिया है। अब इनके आदमी तुम्हारी तलाश में है। मेरी सेहत काफ़ी बेहतर है। उम्मीद है कि 1-1.5 हफ्ते में पहले की तरह चाकू चौबंद हो जाऊँगा। मेरी गुमशुदगी की वजह से परेशान मत होना। भाभी को मेरी तरफ से सलाम। ख़त पढ़कर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। इसने कर्नल को अंकल का नाम दिया था और पुलिस वालों को पुराना दोस्त जाहिर किया था। ख़त में किसी का नाम नहीं था। कुछ वाज़ेह नहीं था कि अगर ये ख़त पुलिस वालों के हाल लगता तो वो कुछ भी समझ नहीं सकते थे। इसने ग्लोरिया को भी भाभी का नाम दिया था। मुझे एक मरतबा फिर हंसी आ गई। अब क्यों दांत निकाल रहे हो? ग्लोरिया ने मुँह बनाकर कहा। बात ही ऐसी है, मैंने कहा। मुझे तैमूर की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, अब वो परेशानी दूर हो गई है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।